नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान की शक्ति एकेडमी में। और आज मैं, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इतिहास की कुछ अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो वही कंटेंट मैं लेके आया हूं। और इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अंग्रेजी के साथ साथ हम गणित वगैरह की भी वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है। और इस समय आप कैसे हैं और आपकी जो सफलता के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है, और उसको इसी तरह जारी रखिए। वैसे कोरोना का समय चल रहा है और आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। इस समय का पूरा प्रयोग करें और घर पर ही मेरी बनाई हुई वीडियोस के द्वारा अपने ज्ञान का संवर्धन करें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो कि एंशिएंट इंडिया से संबंधित है। और हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। किसने की? दंती दुर्ग ने की। ठीक है। और इसके अलावा, दंती दुर्ग के अलावा और भी थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई। कौन सी शताब्दी में की गई? 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। और मध्यकाल में राष्ट्रकूट वंश का अपना विशेष महत्व है और एंशिएंट इंडिया में भी इनके जो पूर्वज थे उनका विशेष योगदान रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन वंश की स्थापना किसने की। बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। सैन वंश की स्थापना किसने की? तो कई किताबों में इसका अलग अलग आंसर दे रखा है। किसी में हेमंत सेन के बारे में बता रखा है, किसी में विजय सेन के बारे में बता रखा है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हेमंत सेन को ही सामंत सेन कहा जाता है। यानी कि एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, हेमंत सेन, सामंत सेन, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो सैन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, हेमंत सेन ने सैन वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने क्या बनवाया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो पहला जो ऑप्शन है एलोरा के शिव मंदिर, इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा एलोरा के शिव मंदिर। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूँ। ये जो हमारा जो कृष्ण प्रथम है, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखता है और राष्ट्रकूट वंश का बड़ा ही प्रतापी शासक था। इसने अपने समकालीन कई राजाओं को युद्ध में परास्त किया, जिनमें पाल वंश का धर्मपाल भी शामिल था। इसके अलावा गुज्जर प्रतिहार का नागपट्ट द्वितीय भी शामिल था। और इसके अलावा इसने अपने समय में कई विजय प्राप्त की। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्य और आपके जो वास्तुकला संबंधी कार्य भी इसने पूरे कराए। इस तरह से इसने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण मध्यकाल के दौरान इसने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, और जो जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं आप उसे राइट डाउन करते जाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये विचार प्रस्तुत किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी है इसका, मेगास्थनीज। ठीक है। थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं अथवा एसएससी या एसएससी के अलावा और ग्रुप सी, बी या ए किसी भी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इतिहास मस्ट आता है सब में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और साथ में मेगास्थनीज के बारे में आपको विशेष जानकारी होना भी
आवश्यक है। आखिर मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का भेजा एक दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में रहता था। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था और वो चाहता था कि सिकंदर ने जो राज्य जीते थे हिंदुस्तान के, भारत के जो राज्य जीते थे, उनको दोबारा से वो प्राप्त कर सके, दोबारा से उनको जीत सके। सिकंदर के यहाँ से जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उन राज्यों पर अपना एकाधिकार कर लिया था और उन्हीं राज्यों को दोबारा से वो प्राप्त करना चाहता था सेल्यूकस। इसलिए 305 ईस्वी पूर्व उसने भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसके युद्ध में उसको पराजय का सामना करना पड़ा और इस पराजय के कारण उसको एक संधि करनी पड़ी जिसमें उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इसके अलावा करात, कंधार और काबुल जैसे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए संधि स्वरूप। इसके साथ साथ उसने मेगास्थनीज नाम के एक दूत को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, तो इस तरह से मेगास्थनीज ने किताब भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उसी किताब में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दीनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो इसमें आपका जो क्वेश्चन में है, जो आंसर जो होगा वो होगा दीनार और स्वर्ण, ये दो सिक्के चलवाए थे गुप्त काल में। और इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका डी, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये वाला। यानी कि गुप्त काल कौन सा काल है? गुप्त काल जो है, गुप्त काल कौन सा काल है? गुप्त काल जो है आपका, ये आपका कुषाण वंश के बाद ये प्रकट हुआ था और भारत का स्वर्णिम काल माना गया गुप्त काल को, क्योंकि भारत ने आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो या वैज्ञानिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अपना विशेष विकास किया था। भारत विश्व गुरु बन गया था गुप्त काल के दौरान। हम कहते हैं ना कि हमारा भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु था, वो यही विश्व गुरु था। वो गुप्त काल का ही समय था जब हमारा भारत देश पूरे विश्व में नंबर 1 पर था और हमारा जो देश था वो सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं का भंडार बन चुका था। कृषि के मामले में सबसे आगे हमारा देश था, व्यापार के मामले में सबसे आगे हमारा देश था। इसके अलावा शिक्षा में भी हमारा देश नंबर 1 पे था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान ही हुई थी। कुमार गुप्त ने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसमें देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे और वहाँ पर विज्ञान, बौद्ध धर्म एवं अन्य क्षेत्रों की विशेष पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय था आपका, एक धर्मपाल विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो भी था। ये उसी समय के आसपास के ये सब विश्वविद्यालय थे। इनमें नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा फेमस था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव यूनिवर्सिटी थी उस ज़माने की। तो गुप्त राजाओं ने ही दीनार और स्वर्ण सिक्के चलाए थे। दीनार जो सिक्का जो चलाया था गुप्त राजाओं ने, वो रोमन साम्राज्य की नकल था। रोमन साम्राज्य यानी रोमन आप जानते होंगे, आज का जो यूनान है वो रोमन साम्राज्य कहा जाता है आज के यूनान देश को। इसके अलावा स्वर्ण जो सिक्का जो था वो सोना और चांदी दोनों से मिलकर बनाया गया था। सोना और चांदी दोनों से मिलकर बनाया गया था, मिश्रित से बनाकर स्वर्ण सिक्का चलाया गया था। एक्चुअली क्या है, गुप्त काल में व्यापारिक दृष्टि से भी हमारा देश बहुत आगे जा रहा था और इस दौरान हमारे जो देश का जो सामान था, चाहे वो कपास हो या खाद्यान्न की वस्तुएं हों, वह बहुत दूर दूर तक जाया करती थी। अपना मध्य एशिया है, चाइना है और आगे की तरफ व्यापार काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था। इसलिए गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है भारत का। ठीक है, आगे चलते हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए?
इससे पहला जो क्वेश्चन जो था जिसमें बताया था गुप्त काल राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे, और ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुषाण जो साम्राज्य था वो गुप्त काल से पहले का था, गुप्त काल से पहले का था। और कुषाणों में सर्वश्रेष्ठ जो राजा हुए थे वो हुए थे राजा कनिष्क, जिनकी 2 राजधानियां थी, एक पेशावर में थी और दूसरी मथुरा में थी। ठीक है, इन्होंने तीनों प्रकार के सिक्के चलाए थे, यानी कि इन्होंने सोना, चांदी, तांबे, तीनों प्रकार के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी, बृहदर्थ। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समय लूंगा मैं आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखिए आप सब जानते हैं मौर्य सम्राट जो था, मौर्य वंश की स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई थी। उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार राजा बना, उसके बाद सम्राट अशोक राजा बने, और उसके बाद अशोक का बेटा कुणाल राजा बना, फिर संप्रति, दशरथ और फिर बृहदर्थ राजा बना। तो शुरू के जो 3 जो राजा थे, सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य एक महानतम शासक थे भारत के, विश्व के। उन्होंने भारत, जिसे उस दौरान आर्यवर्त कहा जाता था, का काफ़ी विकास किया। उसके बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार ज़्यादा सफल नहीं रहे एज ए किंग, लेकिन फिर भी उनका कार्य ठीक ठाक था। सम्राट अशोक के आने के बाद भारत ने हर जगह अपना विकास किया, और सम्राट अशोक सभी जानते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया था, और उन्होंने अहिंसा को पूरे देश में, अहिंसा धर्म को लागू करवाया, और एक महानतम सम्राट वो भारत के रहे हैं। लेकिन अशोक के जाने के बाद बाकी के जो राजा बने मौर्य सम्राट, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो ना तो राजनीतिक रूप से ज़्यादा सशक्त थे, और ना ही उनके पास कोई कूटनीतिक शक्ति थी। और आपस में एक्चुअली क्या हुआ कि जो शांति का जो वरदान, जो शांति का जो मार्ग उन्होंने अपनाया था सम्राट अशोक ने, यही शांति का मार्ग उनके लिए घातक साबित हुआ। कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर ये जो मौर्य जो वंश था, इसकी जो अंत जो हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो बहुत से विद्वान कहते हैं इसके लिए अशोक जिम्मेवार है। अशोक जिम्मेवार क्यों है? क्योंकि अशोक ने पूरे देश में शांति की स्थापना की थी, और उसकी सेना जो थी वो भी शांति प्रिय हो गई। जैसे उसकी सेना शांति प्रिय हो गई तो विदेशी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे देश के सैनिकों को युद्ध में परास्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे देश के सैनिकों ने तलवार को छोड़ दिया था और वो अहिंसक बन चुके थे। और सामने वाला जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो बड़े खूंखार थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे। तो जाहिर सी बात है तलवार का सामना तलवार ही तो करेगी, तलवार का सामना फूल तो कर नहीं सकता है क्या नहीं? लेकिन हमारे देश के सैनिक जो थे उन्होंने तलवार छोड़ दी थी। इस वजह से विदेशी आक्रमणकारियों का ज़्यादा युद्ध, ज़्यादा प्रभाव और ज़्यादा गलत प्रभाव हमारे समाज पर पड़ने लगा, और हमारे जो राजा की, अशोक की जो सेनाएं थी वो युद्ध में हारने लगी। इसके अलावा अशोक के जाने के बाद कोई अच्छा राजा, कोई समझदार राजा, कोई इतना बड़ा अच्छा राजा मिल ही नहीं पाया भारत देश को कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। बृहदर्थ सबसे अंतिम राजा था, क्योंकि बृहदर्थ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक उत्सव के दौरान, जो सेना का उत्सव था उसके सामने ही, सेना के सामने ही पुष्यमित्र शुंग जो कि उसका सेनापति था, उसने उसकी हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि बृहदर्थ एक कमजोर राजा था, और साथ में बृहदर्थ और दशरथ, संप्रति, ये ऐसे राजा थे जो कि विलासी थे, बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे लेकिन वो विलासी हो चुके थे। तो उससे उनकी जो जनता जो थी वो भी तंग आ चुकी थी। ठीक है, इसलिए मजबूरी में पुष्यमित्र शुंग ने उसका वध किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिधम्ब में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम्ब पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म का एक विशेष ग्रंथ है अभिधम्ब। इसमें कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र तिस्य, इसका सही आंसर है मोगलीपुत्र तिस्य ने अभिधम्ब के बारे में, कथा वस्तु के बारे में लिखा है।
अब मौलिपुत्र तिष्य कौन थे? मौलिपुत्र तिष्य थे अशोक के गुरु, ठीक है। और अशोक के बेटे महेंद्र, जो कि लंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों के गुरु भी थे मौलिपुत्र तिष्य। इसके अलावा जो तीसरी जो बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था, उसके अध्यक्ष भी मौलिपुत्र तिष्य ही थे, ठीक है। तो मौलिपुत्र तिष्य का विशेष भूमिका है सम्राट अशोक के शासनकाल में, इस बात को ध्यान रखें। और इन्होंने ही अभिधम्ब में कथा वस्तु के बारे में लिखा है, कथा वस्तु के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो आया है वो है वैदिक काल, ठीक है। अब वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल होता है, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ये तीन, वैदिक काल भी दो भागों में बटा हुआ है, एक ऋग्वैदिक काल है, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो ऋग्वैदिक काल की चल रही है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था, कौन सी यज्ञ में किया जाता था? तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका ऑप्शन ए, सौत्रामणि एक यज्ञ होता था ऋग्वैदिक काल में, उसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। थोड़ा सा यज्ञों के बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। सुरा कहा जाता है एक प्रकार से शराब, उस जमाने की अंगूर से बनाने वाली शराब थी, और इसका प्रयोग सौत्रामणि नामक यज्ञ में किया जाता था। रासुग यज्ञ का प्रयोग राजा लोग करते थे, और ये यज्ञ बहुत ही खर्चीले होते थे, और अपनी शान दिखाने के लिए अथवा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रासु यज्ञों का प्रयोग किया जाता था। पुत्रेष्ठ यज्ञ परिवारों के द्वारा किए जाते थे। किसी घर में यदि कोई नया बच्चा पैदा होता है, कई सालों के बाद, विवाह के कई सालों के बाद यदि कोई बेटा पैदा होता है, तो उसकी खुशी में पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ भी राजा के द्वारा किया जाता था, ऑप्शन डी, अश्वमेध यज्ञ राजा के द्वारा किया जाता था, लेकिन ये रासु यज्ञ से थोड़ा सा कम खर्चीला होता था, और इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, और जो उस घोड़े को पकड़ता था उसी से उस घोड़े के मालिक का, उस घोड़े के स्वामी का युद्ध उससे हुआ करता था। तो इस तरह से वैदिक काल के चारों जो यज्ञ हैं, इन चारों यज्ञों की अपनी अलग अलग भूमिका थी। सौत्रामणि यज्ञ तो सुरा के लिए ही किया जाता था, और रासु यज्ञ राजाओं के द्वारा किया जाता था, और जिसमें अपने धन, वैभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। ये महीनों तक चलता था ये यज्ञ, ठीक है ना, रासु यज्ञ। पुत्रेष्ठ यज्ञ परिवारों के द्वारा कराया जाता था। कोई बच्चा होता है काफ़ी सालों के बाद किसी घर में, लड़का, तो उसके लिए किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ जो था ये भी राजाओं के द्वारा होता था, लेकिन ये अपने राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था, ठीक है ना। राज्य का विस्तार कैसे होगा? या तो आप सीधा अटैक करें किसी देश पे, है ना, या फिर कूटनीति का प्रयोग करके उस पर दबाव बनाए। तो अश्वमेध जो यज्ञ जो था ये एक प्रकार से दबाव बनाया जाता था दूसरे राज्यों पर, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई राजा है, शक्तिशाली राजा है, और उसे लड़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा अपने पड़ोसी राज्य से या दूसरे राज्य से, तो वो क्या करता था? अश्वमेध यज्ञ कर दिया और घोड़े को छोड़ दिया। अब घोड़ा इस तरह से छोड़ा जाता था कि उसके राज्य में से निकले। यदि वो राजा उसे पकड़ता है तो युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में जाहिर सी बात है जिसने घोड़ा छोड़ा है वही जीतेगा, उसे पता है कि मैं शक्तिशाली राजा हूँ। और यदि वो घोड़े को नहीं पकड़ता है तो फिर वैसे उसकी हार मानी जा जाती थी कि भैया आपने हार मान ली है, तो बिना युद्ध के ही वो अपने दूसरे राजा के सामने अधीन हो जाता था। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ का मेन जो कारण था वो केवल राजनीतिक था, और राजनीतिक में एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर किसी भी तरह से अतिक्रमण प्राप्त करना ही होता था, ठीक है। तो इस तरह से मेरे आज का जो कंटेंट था, मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।